फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांस में राजतंत्र से जो लोकतंत्र में परिवर्तन आया है वो एक साथ नहीं आया है, धीरे धीरे आया है। पहले फ्रांस में जब लुई 16वां राजा था तो वहाँ पे एक प्रतिनिधि सभा थी जिसका नाम था स्टेटस जनरल। राजा अपने किसी भी प्रस्ताव को स्टेटस जनरल से मंजूरी लेकर ही उसको जो है लागू कर सकता था। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1779 को अपने करों का प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए फिर स्टेटस जनरल की एक बैठक बुलाई। इसमें वर्साय के एक आलीशान भवन में ये बैठक बुलाई गई जिसमें 300 प्रतिनिधि भेजे गए, प्रथम और द्वितीय स्टेट के, और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि भेजे गए। लेकिन तीनों तरह के जो स्टेट थे, तीनों के जो मतों का मूल्य था बराबर था। एक मत इनका और ये 600 थे तब भी इनका एक ही मत था। तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने इसको गलत बताया, जिसमें अब शिक्षित और समृद्ध लोग भी थे तीसरे स्टेट में। उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने अपनी शिकायतों और मांगों की एक सूची बनाई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर के आए थे। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब एक सभा में हर व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक अधिकार था, जिसके मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत भी किया है। अब सम्राट इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि सब सभा से बाहर चल गए और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर स्टेडियम में इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी और इस सभा में शपथ ली कि जब तक सम्राट के अधिकारों और शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बनेगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी, मतलब ये असेंबली तब तक रहेगी। इस असेंबली का नेतृत्व मिराबेओ और आबे सिए नाम के 2 लोगों ने किया। ये कुलीन परिवार के पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत और के लिए एक पत्रिका निकाली और तीसरा स्टेट शीर्षक नाम की एक पुस्तक भी लिखी। इस तरह नेशनल असेंबली जो है वो संविधान का प्रारूप तैयार करने लगी। देहाती इलाकों में, गांव में अफवाह फैल गई कि ज़मीन के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों को बुला लिया है, मतलब जनता को कुचलने के लिए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि अब वे संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश दिया। दूसरा, पादरी वर्ग के लोगों को अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए विवश किया गया। तीसरा, धार्मिक कर समाप्त हो गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि भी सरकार के हाथ में आ गई। इस तरह से सरकार को अब 20 अरब लिब्रे की संपत्ति मिल गई थी। ये अधिकार उन्होंने समाप्त कर दिए और अब जो है अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई। अब जो नया राजतंत्र वहाँ पे था, राजा तो अभी भी था वहाँ पे, लेकिन जो नया राजतंत्र था वो संवैधानिक राजतंत्र था। मतलब राजा संविधान के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता था। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो पहले तीनों शक्तियाँ राजा के हाथ में थी, वो अब 3 भागों में विभाजित कर दी गई और इस तरह वहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को और सक्रिय नागरिक को मत देने का दर्जा दिया गया था।
जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस तरह कुछ रूप में तो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो रहा था।